आप लोग आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पेपर बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। ठीक है, और अच्छे जा रहे हैं, पास लायक हो रहा है। हमारी वीडियो से अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो कमेंट में एक बार जो है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग जो है आपका, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके पास समय कम है और आपको रिवीजन करना है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को 2x स्पीड पे देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसीलिए जो है आपके पास टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, जैसे देखना चाहो देख लेना। लेकिन आज मैं आपको इसमें पूरी वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग आपको पूरी ख़त्म करा दूंगा इसी में ही, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है देखते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि जल आपूर्ति प्रणाली को संक्षेप में समझाइए। सबसे पहले तो यही पूछ लिया इसने कि जो वाटर सिस्टम है, ठीक है, ये जो है जल आपूर्ति प्रणाली ये क्या है, इसको बताइए। तो देखिए, जल आपूर्ति प्रणाली एक ऐसा माध्यम है जिसमें सबसे पहले हम किसी स्रोत का चयन करते हैं जहाँ से हमें जल चाहिए होता है। वहाँ से हमने जल ले लिया, वहाँ से जल लेने के बाद में हम उस जल को शोधन के लिए भेज देते हैं, यानी कि शुद्ध करने के लिए भेज देते हैं, संयंत्रों तक पहुँचा देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? इसी प्रक्रिया को जल आपूर्ति प्रक्रिया कहते हैं। जब जल शुद्ध हो जाएगा तो उसके बाद में कहाँ जाता है, वो उपभोक्ताओं के पास में जाता है, यूजर्स के पास में, जो जल का उपयोग करते हैं उनके पास में जाता है। तो ठीक है, इसी सारे सिस्टम को क्या कहते हैं हम? जल आपूर्ति प्रणाली। अब देखिए, जल के स्रोत कौन कौन से होते हैं? जल के स्रोत दो होते हैं मेनली, एक सतही जल स्रोत और एक भूमिगत जल स्रोत। देखिए, सतही जल स्रोत कौन सा होता है? वो जो जल सतह पे पाया जाता है, पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है, उसको हम कहते हैं सतही जल स्रोत। सतह पे जैसे नहर हो गई, आपकी नदी हो गई, कुंड हो गया, ठीक है, झीलें हो गई, ये सब क्या है? सतही जल स्रोत हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं भूमिगत जल स्रोतों की। तो ये जो भूमिगत जल स्रोत होंगे, ये पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जल होंगे। पृथ्वी के अंदर जैसे आपका कुआं 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 से जो जल मिलता है वो कैसा है? भूमिगत जल है। ठीक है, रेसन गैलरियाँ, झरने, ये सब क्या है? ये भूमिगत जल स्रोत हैं। ठीक है, भूमिगत जल स्रोत हैं। अब ये देखिए, ये क्या है? ये एक पूरा डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये? ये आपका जल आपूर्ति प्रणाली का डायग्राम है। तो मैंने बोला आपको सबसे पहले जल के स्रोत की व्यवस्था करेंगे। कौन सा जल? अब जल के स्रोत दो हैं हमारे पास, एक सतही जल है और एक आपका भूमिगत जल है। अब इन जल के स्रोतों में से जल को लेके कहाँ पे भेज दिया जाता है? शोधन में। अच्छा, शोधन में भी 4 प्रकार की प्रोसेस होती हैं आपकी। पहला होता है वातन, दूसरा होता है अवसादन, तीसरा निष्पंदन और चौथा रोगाणुनाशक। ठीक है, चारों के बारे में बात करेंगे, टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जब हमें जल मिल गया भाई, जल स्रोतों से हमें जल मिल गया, जल मिलने के बाद में अब देखो, सतही जल स्रोत तो समझ में आ गया, भूमिगत जल स्रोत आ गया समझ में। अब इन दोनों जल स्रोतों से हमने जल को ले लिया, फिर कहाँ भेज दिया? शोधन के लिए। अब शोधन भी हम इसका निरे प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम इसका वातन करेंगे जल का। ठीक है, इस जल का वातन का क्या मतलब है? इस जल में जितनी भी अशुद्धियां होंगी उनको हम अलग करेंगे। अब अशुद्धियों को अलग करने की व्यवस्था अवसादन कहलाती है। जैसे जल लिया हमने, अब जल में क्या होगा? जल में मोटे मोटे जो कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अब जब नीचे बैठ जाते हैं तो उसमें से जो है मोटे कणों को बिना हिलाए उसमें से पानी को अलग कर लेते हैं। तो पानी को ये अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। यदि हम पानी की गति को धीमा करते हैं तो उसमें जो कण हैं मोटे मोटे वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर जो क्या रह जाता है? पानी रह जाता है आपका, और फिर हम उसको अलग कर लेते हैं, तो उसी प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। ठीक है, निष्पंदन क्या होता है? देखिए, जब जल जो है मोटे मोटे कणों से अलग हो गया, जल जब अलग हो गया लेकिन फिर भी उसमें अशुद्धि रही। अब वो अशुद्धि ऐसी है जो कि उसमें जो अशुद्धि के कण हैं उन कण का भार बहुत ही कम है। जब भार बहुत कम है तो वेग कम होने के कारण वो नीचे नहीं बैठेंगे।
क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि उनका भार आवेश के भार से भी बहुत कम होता है, ठीक है? तो वो इसीलिए जो है नीचे नहीं बैठेंगे। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा हमें नीचे बिठाने के लिए? उन्हें नीचे बिठाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसमें हम कुछ जो है रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं, जिसके कारण वो नीचे बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद उसमें से जल अलग कर लिया जाता है, तो उसको हम निष्पंदन कहते हैं। टेंशन मत लेना, आगे एक-एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अभी ऐसे ही सुन लो। रोगाणुनाशक क्या करते हैं? अब देखिए इसका निष्पंदन हो गया, अब जल जो है कहीं तक लगभग साफ हो गया, लेकिन फिर भी उसमें रोगाणु रह जाते हैं। तो रोगाणुनाशक के रूप में हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं, ठीक है? क्लोरीन मिलाया जाता है जल में, फिर उसके बाद उसे शुद्ध किया जाता है। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं इसके जल के। फिर उसके बाद हमें शुद्ध जल मिल जाता है, जल का भंडारण हो जाता है। फिर इसी भंडारण का क्या कर देते हैं हम? वितरण कर देते हैं, ठीक है? वितरण में फिर जल का यूज़ कहाँ होता है? घरेलू उपयोग में, व्यावसायिक उपयोग में और सार्वजनिक उपयोग में। इनसे फिर अपशिष्ट जल निकलता है, फिर इसका शोधन होता है, फिर सप्लाई किया जाता है, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है? चलिए, जल के स्रोतों का वर्गीकरण, भूमिगत तथा सतही जल स्रोतों के बारे में भी बताइए। देखिए जल के स्रोत मैंने मैं आपको बताया, एक भूमिगत जल स्रोत और एक आपका सतही जल स्रोत, ठीक है? सतही जल स्रोत कौन से होते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले जल स्रोत सतही जल स्रोत कहते हैं। इसके विभिन्न भाग जैसे नदी, तालाब, झील आदि हैं। भूमिगत जल स्रोत जो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जल स्रोत हैं, ठीक है? जैसे कुआं, झरना, रिशन कुएं आदि। और भी देख लो इसमें भूमिगत जल स्रोतों के उदाहरण जैसे झरने, कुएं, रिशन गैली, रिशन पाइप, रिशन कुएं, ये होते हैं, ठीक है? आगे क्या है? गुरुत्व झरने, ग्रेविटी स्प्रिंग से आप क्या समझते हैं? चित्र सहित समझाइए। देखिए मैं आपको बताऊं, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि जो है जमीन से पानी निकल आता है, जमीन से पानी निकल निकल आता है, और ऐसा ज़्यादातर हिली एरिया में होता है, पहाड़ों की एरिया में। तभी तो पहाड़ों से वो झरने गिरते हैं, ठीक है? झरने गिरते हैं वो पहाड़ों से। होता क्या है एक्चुअल में, जो वाटर लेवल होता है, वो पानी का जो लेवल होता है वो उच्च हो जाता है। तो जब उच्च हो जाता है तो ग्रेविटी के कारण वो जो है शरीर में वो सॉरी ज़मीन में जो छिद्र होते हैं उनसे बाहर निकल आता है। और ये जो पानी होता है ये पीने लायक होता है, बिल्कुल शुद्ध पानी होता है, ठीक है? इसको हम पी भी सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं गुरुत्व झरने। आगे बढ़िए, भूमि के नीचे 2 सतह पाई जाती हैं। एक तो आपकी प्रवेश्य तह और एक आपकी अप्रवेश्य तह है, ठीक है? ये 2 प्रकार की तह पाई जाती हैं, जिसे प्रवेश्य तथा अप्रवेश्य तह कहते हैं। प्रवेश्य तह में पानी होने के कारण इसे जलधारी तह भी कहते हैं। ध्यान रखना, पानी कहाँ होता है? प्रवेश्य तह में। जब भूमि के नीचे जल का स्तर ऊपर उठ जाता है तो जल गुरुत्व के अधीन बहने लगता है, यानी गुरुत्व के विपरीत। यह पानी एकदम स्वच्छ होता है, ये पीने लायक पानी होता है, ठीक है? ये देखिए ये क्षेत्र है, ये भूमिगत जल स्रोत, ठीक है? ये प्रवेश्य तह हो गई और ये वाली क्या हो गई? ये अप्रवेश्य तह हो गई। अब देखिए यहाँ से ये पानी जो है झरना बन के निकल रहा है। तो ये डायग्राम आप बना देना, और आपको गुरुत्व झरना के बारे में लिखना है कि क्या होता है, ठीक है? आगे देखिए आप, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जल की आवश्यकता भारतीय मानक आईएएस के अनुसार कितनी ली जाती है? देखिए इसने, अब देखो प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति एक दिन में 135 लीटर पानी यूज करता है, किसके अनुसार? आईएएस के अनुसार, यानी कि भारतीय मानक के अनुसार। कितना लीटर भाई? 135 लीटर पानी यूज करता है। अब 135 लीटर में भी कहाँ कहाँ यूज करता है? जैसे आपका 5 लीटर तो पीने के पानी में, 5 लीटर पीने के पानी में, 5 लीटर खाना बनाने के काम में, ठीक है? 5 लीटर खाना बनाने के काम में, और आपका 22 या 20 लीटर आपका नहाने के काम में, ठीक है? 20 लीटर किसके काम में? आपका 20 लीटर आपका नहाने के काम में। तो ये काम होते हैं इनके अलग-अलग, आगे विवरण है नीचे, आगे देखेंगे हम, ठीक है? देखिए प्रति व्यक्ति जल की आवश्यकता क्या है? देखिए एक व्यक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी करने के लिए एक दिन में जितने पानी की आवश्यकता होती है उसे हम प्रति व्यक्ति एक दिन की जल की आवश्यकता कहते हैं। आईएएस के अनुसार एक सामान्य आदमी एक दिन में 135 लीटर पानी का यूज करता है अपने दैनिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए। इसका विवरण निम्नलिखित है। आइए देखते हैं कि खाने पीने में कितना पानी यूज होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। देखिए पीने का पानी एक व्यक्ति को कम से कम 5 लीटर पानी पीना चाहिए दिन में। नहाने के लिए 55 लीटर है, वो 20 लीटर नहीं है, ठीक है? 20 लीटर है आपके कपड़े धोने के लिए। नहाने के लिए कितना है? नहाने के लिए भी सबसे ज़्यादा है। नहाने के लिए 55 लीटर,
55 लीटर पानी नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए 20 लीटर पानी, बाकी 5 लीटर भोजन बनाना या खाना बनाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए 10 लीटर, बर्तन धोने के लिए भी 10 लीटर और फ्लशिंग के लिए आपका 30 लीटर। तो टोटल मिला के ये कितना हो जाता है 135 लीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आवश्यकता क्या है? तो एक व्यक्ति को एक दिन में अपने दैनिक कार्य को पूरा करने के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है उसे हम जो है क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आवश्यकता कहते हैं। और ये सारणी याद रखनी है, ये तो बनानी है तुमको सारणी। ठीक है, आगे पानी की मांग या खपत में होने वाले विस्तार को समझाइए। पानी की मांग और खपत में होने वाले परिवर्तन को समझाइए, परिवर्तन को विस्तार से समझाइए। देखिए, आप मुझे एक बात बताओ, पानी की जो मांग है वो दिन में अधिक होती है रात में? सीधी सी बात है, दिन में अधिक होगी। अच्छा, शाम में अधिक होगी या सुबह में? तो सुबह में अधिक होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो जो पानी की जो मांग है वो कम बढ़ती होती रहती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पानी की खपत में होने वाली कमी या फिर बढ़ोतरी को परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, उसकी खपत में आए परिवर्तन कहते हैं, खपत परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। मौसम तथा समय के अनुसार पानी की खपत घटती या बढ़ती रहती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, गर्मियों के दिनों में ज़्यादा पानी पियोगे और सर्दियों के दिनों में कम पानी पियोगे। सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में पानी की खपत अधिक होती है। इसी प्रकार रात की अपेक्षा दिन में और शाम की अपेक्षा सुबह में पानी की खपत अधिक होती है। इस प्रकार पानी की खपत का बढ़ना और घटना खपत परिवर्तन कहलाता है। ये परिवर्तन निम्न दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला मौसम या महीने के अनुसार और दूसरा दैनिक या घंटों के अनुसार। मैंने बताया आपको दिन और रात, सुबह शाम वाला। ठीक है, और मौसम मतलब सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो उस हिसाब से जो है पानी की खपत जो है परिवर्तित होती रहती है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, डायग्राम याद कर लो, कैसे भी करो ज़रूर याद करो इसको। डायग्राम को याद करने में क्या है, ऐसे बॉक्स से तो बना ही लोगे आप, बस ये और बनाना है। ये यहाँ ये एवरेज दिखा देना, यहाँ से 0 40 से शुरू लेके 135 तक। 135 ही तो यूज़ कर पाता है, ये मत करना कि ये ग्राफ यहाँ कर दो, फिर ये तो 280 पे पहुँच जाएगा, यहाँ 280 पे। तो 280 पे तो 280 थोड़ी लीटर यूज़ करता है पानी, कितना यूज़ करता है 135 एक व्यक्ति एक दिन में। ठीक है भाई, तो आगे देखिए, आगे जनसंख्या के पूर्वानुमान की कितनी विधियां हैं? किसी एक विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फोरकास्टिंग ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का पूर्वानुमान, यानी कि जनसंख्या का अनुमान हम कैसे लगाएंगे। देखिए, किसी भी शहर की जनसंख्या समय के साथ बढ़ती है। और एक और बात बताऊं, नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या 2011 से घटी है। ठीक है, बाकी किसी भी राज्य की नहीं घटी, सबकी बढ़ी है। तो किसी भी शहर की जनसंख्या समय के साथ बढ़ती रहती है, कुछ विशेष परिस्थिति में जनसंख्या घटती है। मैंने बताया जैसे कि किसी जगह की जनसंख्या का बढ़ना या घटना वहाँ के रोजगार पर भी निर्भर करता है। अगर ये सुविधा से मिल जाए तो जनसंख्या में लगातार बढ़ती रहती है। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या का अनुमान निम्न विधियों के द्वारा लगाया जाता है। पूर्वानुमान का मतलब अनुमान लगाना किसी भी शहर की जनसंख्या का, कि भाई कितनी जनसंख्या हो सकती है वहाँ। तो इसके कुछ मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या है, ज्यामितीय मेथड। दूसरा मेथड क्या है, बढ़ोतरी या घटती दर वृद्धि। तीसरा मेथड गणितीय मेथड, तुलनात्मक मेथड, रेखा चित्रीय मेथड, फिर आपका मास्टर प्लान मेथड। ये 6 मेथड हैं आपके किसके, जनसंख्या के पूर्वानुमान के। तो इसमें से जो है एक का पूछा है तो हमने 2 का बता दिया इसमें जो इम्पोर्टेंट है। पहला हमने लिखा है ज्यामितीय बढ़ोतरी विधि। देखिए, ज्यामितीय बढ़ोतरी विधि में क्या होता है कि इसमें हम शहर की पिछले दशकों की जनसंख्या में प्रतिशत औसत वृद्धि निकाल सकते हैं। इसके द्वारा शहर की पिछले दशकों की जनसंख्या में प्रतिशत औसत वृद्धि ज्ञात की जाती है। इसमें निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। पी ए बराबर P1 + I/100 पी ए क्या है, पी ए है आपकी अनुमानित जनसंख्या, पी है वर्तमान जनसंख्या, आई है आपकी प्रतिशत बढ़ोतरी और एन क्या है, समय। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। आगे गणितीय बढ़ोतरी विधि, इस विधि में देखो क्या होता है, पुराने शहर में इसी विधि को अपनाया जाता है। इसके द्वारा पिछले कुछ दशकों की जनसंख्या को निकालते हैं, फिर उनका औसत लेकर प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं। फॉर्मूला Pn = P + N K।
तो पी क्या है, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान जनसंख्या, और पी एन क्या है, एन दशकों के बाद शहर की जनसंख्या। और एन क्या है, एन समय है आपका, और के क्या है, जनसंख्या में प्रतिशत औसत वृद्धि। आगे देखिए अवसादन, आगे मैंने बताया पानी में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ जैसे बालू, गिट्टी, सिल्ट के कण होते हैं, जिसके कारण पानी गंदा हो जाता है। अगर पानी की गति को कम कर दिया जाए, जैसे गिलास में पानी लो और उसमें रेत डाल दो, अब रेत को घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, तो पानी में गति होगी तो जो रेत है वो नीचे नहीं बैठेगा। अब जैसे गति को कम करोगे ना तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो यही बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, कि अगर हम पानी की गति को कम कर दें, क्या कर दें भाई, कम कर दें, तो कुछ अशुद्धियाँ जल में धीरे धीरे नीचे बैठने लगती हैं, जिसके कारण पानी साफ हो जाता है। कुछ हद तक तो साफ ही हो जाता है ना, पूरा साफ तो नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक साफ हो जाता है। तो इसी प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादन का उद्देश्य क्या है, अवसादन का उद्देश्य पानी को भाई साफ एवं स्वच्छ बनाना। इससे केवल पानी 60% तक ही शुद्ध हो पाता है, यानी साफ हो पाता है, शुद्ध 60% तक ही। ठीक है, पानी में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियों को दूर करने के लिए, ठीक है, अवसादन का उपयोग किया जाता है। और क्या है, पानी के घनत्व में उपस्थित कणों के घनत्व से अधिक घनत्व हो जाता है। यदि पानी में वेग को कम कर दिया जाए तो पानी का घनत्व कम तथा उसमें उपस्थित कणों का घनत्व अधिक हो जाता है, जिसके कारण कण पानी में बैठ जाते हैं और पानी 60% तक साफ हो जाता है। वही बात है घनत्व वाली क्या है, घनत्व वाली, कि अगर हम उस पानी को घुमाते रहेंगे तो उसके जो कण होंगे उनका घनत्व कम होगा पानी के घनत्व से, तो वो जल में नहीं बैठेंगे। जब हम घुमाना उसको बंद कर देंगे तो जो कण होंगे उनका घनत्व जो है घट जाएगा। ठीक है, जब उनका घनत्व आपका जो है क्या होगा, नहीं, इनका घनत्व जो है बढ़ जाएगा। जब घनत्व बढ़ जाएगा तो वो आसानी से पानी में जो है बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है पानी को स्लो करने से। स्लो करने से क्या होता है कि उसमें मौजूद जो मिट्टी के कण हैं उनका घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण वे बैठ जाते हैं। आई बात समझ में। चलिए अगला देखिए आप, स्कंदन से आप क्या समझते हैं। स्कंदन देखिए, स्कंदन क्या होता है भाई, देखिए स्कंदन से आप क्या समझते हैं, स्कंदन पानी में कितने प्रकार से डाला जाता है, हाँ वही है। ठीक है, देखिए स्कंदन क्या होता है, देखिए जब पानी का अवसादन हो जाता है, ठीक है, अवसादन हो जाता है पानी, स्कंदन और निष्पंदन एक ही बात है। पानी का जो अवसादन हो जाता है तो उसमें लेकिन फिर भी कुछ कण रह जाते हैं, तो उनमें उनको क्या किया जाता है, जो कोलाइडी कण होते हैं उनको कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा जो है अलग किया जाता है। कैसे, जब पढ़ते हैं अवसादन की प्रक्रिया के बाद कोलाइडी कण पानी के नीचे नहीं बैठ पाते, छोटे छोटे कण होते हैं कोलाइडी कण, आवेश से भी हल्के, क्योंकि इनका वजन -Q आवेश होने के कारण बहुत कम होता है। इसीलिए पानी की गति कम करने के बाद भी ये लगातार पानी में बहते रहते हैं। इन्हीं कोलाइडी कणों को नीचे बिठाने के लिए पानी में कुछ रासायनिक पदार्थों को मिलाया जाता है, जिसके कारण इन कणों का एक गुच्छा बन जाता है। ठीक है, जिससे इनका वजन बढ़ने के कारण पानी में ये नीचे बैठ जाते हैं और इनको जो है आसानी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या अभिप्राय निकला, कि कोलाइडी पदार्थों को पानी में कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाकर नीचे बैठाने की प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। ठीक है, तो एक लाइन में इसका ये आंसर लिख देना, और ज़्यादा लंबा करना चाहो तो यहाँ से जो है कर देना। ठीक है, अच्छा, स्कंदन की दो विधियां होती हैं। पहली विधि शुष्क भरण विधि और गीली भरण विधि। शुष्क भरण विधि में क्या होगा, जो केमिकल रासायनिक पदार्थ होगा उसको हॉपर द्वारा पानी में डाला जाएगा, फिर ऊपर से पानी को डाला जाएगा। जब पानी को डाला जाएगा तो वो जो है, जो रासायनिक पदार्थ है वो पूरी तरह से पानी में क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है, पानी में घुल जाता है, तो ये शुष्क भरण विधि है। गीली भरण विधि में क्या करते हैं, हम पानी में घोल डालते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सिर्फ घोल के रूप में ही वर्क करते हैं। तो गीली विधि में क्या होता है कि रासायनिक पदार्थों का घोल डालते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर, तो पानी जो है साफ हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, पानी आपका साफ हो जाता है। आगे देखिए,
फिल्टर कितने प्रकार के होते? फिल्टर दो प्रकार के होते हैं, गुरुत्व फिल्टर और दाब फिल्टर। गुरुत्व फिल्टर भी दो प्रकार के, एक तो स्लो सैंड फिल्टर और एक आपका हो गया द्रुत वालू फिल्टर। दोनों फिल्टर एक जैसे हैं, बस स्लो सैंड फिल्टर समझ लो, बाकी का अगर आ जाए द्रुत वाला तो उसमें जो है इसी को कर देना, को थोड़ा बहुत चेंजेज है और कोई चेंज नहीं है ज़्यादा। तो सबसे पहले स्लो सैंड फिल्टर को समझते हैं, ठीक है। स्लो सैंड फिल्टर को समझते हैं। मंद वालू फिल्टर इसको हिंदी में कहते हैं। इसके निम्न भाग होते हैं। पहला फिल्टर टैंक, फिल्टर माध्यम, अध आधार और अध नाली और प्रवेश तथा निकास कक्ष। फिल्टर टैंक में क्या होता है? ये टैंक ऐसा होता है, ठीक है, ये फिल्टर टैंक है। ये ईंटों का बना हुआ होता है, ईंट व चिनाई का, कंक्रीट का बना हुआ होता है ये फिल्टर टैंक। फिल्टर माध्यम, माध्यम जैसे यहाँ मान लो महीन वालू है, फिर यहाँ पे जो है मोटी वालू है, फिर यहाँ ये कड़ है, ग्रेवल लेवल है, ये ग्रेवल है, तो ये हो गई आपके फिल्टर माध्यम। अध आधार, ये जो ग्रेवल है ना, ग्रेवल जो आपका ग्रेवल है, ग्रेवल है जो बजरी जैसे बोलते हैं, बजरी जो है इसी को हम अध आधार बोलते हैं, ठीक है। अध नाली प्रणाली, अरे किस नली से जो है पानी आएगा, यहाँ पानी किस नली से आएगा और यहाँ पानी किस नली से निकलेगा, उसको अध नली प्रणाली कहते हैं। प्रवेश तथा निकास कक्ष, देखिए प्रवेश कक्ष यहाँ, वो निकास कक्ष यहाँ होगा, प्रवेश कक्ष यहाँ होगा। आई बात समझ में? देखो फिर से बता दूं, ये हो गया आपका फिल्टर टैंक, ठीक है। ये मान लो प्रवेश कक्ष और ये निकास कक्ष, तो निकास कक्ष ये हो गया और प्रवेश कक्ष यहाँ पे एक जो है ये पात्र बन जाएगा जिसमें जो क्लीन वाटर कलेक्ट होता रहेगा। यहाँ से पाइप निकाल दो और कहीं भेजना हो तो क्लीन वाटर तो वहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया आपका मंद वालू फिल्टर। वही बता दिया मैंने, फिल्टर टैंक क्या होता है। यह ईंट चिनाई, पत्थर चिनाई, कंक्रीट का जल रोधी टैंक होता है। यह आयताकार ऊपर से खुला हुआ होता है। इसकी गहराई 2.5 से 4 मीटर तक रखी जाती है। फिल्टर माध्यम क्या है? मंद वालू फिल्टर में वालू माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। अच्छा, मंद वालू फिल्टर में वालू माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। महीन वालू सबसे ऊपर तथा सबसे नीचे मोटी तह वाली वालू बिछाई जाती है। परतों की मोटाई 50 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। आधार क्या है? ग्रेवल लिखा दे, बजरी। बालू की परत को आधार प्रदान करने के लिए उसके नीचे बजरी बिछाई जाती है। नीचे की तह मिट्टी बजरी की रखी जाती है। मैंने बताया गिट्टी जो है वो किसकी रखी जाती है? बजरी की रखी जाती है, ठीक है। नीचे की जो तह है, ठीक है। आगे देखिए, प्रवेश तथा, अच्छा ये अर्धनाली प्रणाली रह गई। देखिए, बालू तथा बजरी की तहों से छने हुए साफ पानी को इकट्ठा करने के लिए 2 mm के अंतराल में पार्श्व नालियां बनाई जाती हैं। ये नालियां छिद्रित ईंटों से बनाई जाती हैं। इनसे घिराव होता हुआ पानी निकासी तक पहुंचता है, ठीक है। यही नालियां जो हैं इनमें से पानी जो निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं? अर्धनाली प्रणाली कहते हैं। बाकी द्रुत वालू फिल्टर ये सेम उसी की तरह है, सीधा। यह फिल्टर भी मंद वालू तरह ही पानी साफ करता है। फिल्टर माध्यम में वालू होती है। फिल्टर माध्यम, इसमें वालू के कणों की माप मंद वालू फिल्टर की माप से अधिक होती है। इस फिल्टर में मंद वालू फिल्टर की तुलना में 30 गुना अधिक स्वच्छ पानी होता है। इस फिल्टर के निम्नलिखित भाग होते हैं, वही भाग हैं और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये तो कार्यविधि है। क्या है? प्रवेश पाइप से पानी को निकालना, पानी को वितरण नली से होते हुए फिल्टर टैंक के ऊपर तक भर देते हैं। फिर यह रिसता हुआ अर्धनाली प्रणाली में आता है और निकास पाइप द्वारा भंडार टैंक में भेजा जाता है। यहाँ से पानी को दाब के द्वारा ऊपर भेजा जाता है, जिससे अशुद्धियाँ पानी से निकल जाती हैं और कहाँ चली जाती हैं? सीवर में चली जाती हैं, ठीक है। तो ये द्रुत वालू फिल्टर है। अब आ गया आपका क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण क्या होता है ये समझो। देखो, क्लोरीनीकरण, देखिए जब क्लोरीन को, अच्छा क्लोरीनीकरण क्या होता है? जैसे पानी हमारा शुद्ध हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें जीवाणु बच जाते हैं, तो उन्हें जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं, Cl। ठीक है भाई, तो किसका यूज करते हैं हम?
Cl का यूज़ करते हैं क्लोरीन। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? क्लोरीनीकरण कहते हैं। जब क्लोरीन को पानी में घोला जाता है तो यह पानी में उपस्थित रोगाणुओं और जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। यह प्रक्रिया क्लोरीनीकरण कहलाती है। यह दो भाग में पूर्ण होती है। देखिए, जब हमने पानी में क्लोरीन मिलाई तो सबसे पहले तो क्लोरीन क्या करेगी कि उसमें उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करेगी। अब जीवाणु नष्ट कर लिए, अब जितनी क्लोरीन उन जीवाणुओं को नष्ट करने में लग गई वो तो चली गई, लेकिन फिर जो शेष क्लोरीन बची है वो क्या करेगी कि उसमें अकार्बनिक जो यौगिक होंगे, अकार्बनिक तत्व जो होंगे उनको ऑक्सीकृत करेगी। ठीक है, किसको ऑक्सीकृत करेगी? कार्बनिक तत्वों को, सॉरी, क्योंकि अकार्बनिक तो आपका H2O भी है, H2O अकार्बनिक है, लेकिन ये ऑक्सीकृत करेगी कार्बनिक तत्वों को। कार्बनिक तत्वों को ऑक्सीकृत करेगी यानी उनको वहाँ से हटाएगी। ठीक है, तो ये दो काम में पूरी होगी आपकी भंजक बिंदु क्लोरीन। ये हो गया भंजक बिंदु क्लोरीन। इसमें अब मैंने बता दिया आपको, जब क्लोरीन को पानी में डाला जाता है तो सबसे पहले तो वो जीवाणुओं को नष्ट करती है, उसके बाद में जो क्लोरीन बचती है वो आपके कार्बनिक पदार्थों को क्या करती है? नष्ट करती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? भंजक बिंदु क्लोरीन। देखिए, जिस बिंदु पर दोनों चरण पूर्ण हो जाते हैं उस बिंदु को भंजक बिंदु क्लोरीन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भंजक बिंदु क्लोरीन कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब देखिए, अगर हमारी अब भी क्लोरीन बच जाती है, जैसे दोनों चरण पूर्ण हो गए, उसने जीवाणु भी मार दिए और कार्बनिक पदार्थ भी हटा दिए, कार्बनिक जो है पदार्थ भी हटा दिए, अब फिर भी लेकिन कुछ क्लोरीन बच गई तो उसको हम बोलते हैं अवशेष क्लोरीन। ठीक है, अवशेष क्लोरीन बोलते हैं, जो कि ये है अवशेष क्लोरीन। जल के अंदर सभी जीवाणु तथा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के बाद यदि क्लोरीन की मात्रा शेष रह जाती है तो उसे अवशेष क्लोरीन कहते हैं। जिसे जो है गंध द्वारा पहचान लिया जाता है। इसकी गंध भाई साहब बहुत बदबूदार होती है, बहुत भयानक गंध होती है इसकी। ठीक है, रंग होता है इसका पीला सा होता है इसका रंग, किसका? क्लोरीन का, लेकिन गंध इसकी बहुत भयानक होती है भाई साहब। आगे देखिए, क्लोरीनीकरण के लाभ क्या क्या है? इसमें पानी जो है अधिक मात्रा में शुद्ध हो जाता है, पानी की शुद्ध की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है इसमें। ठीक है, इसमें जो है क्या है, पानी की शुद्ध की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है। यह वायु से 2.5 गुना हल्की होती है क्लोरीन गैस। यह पानी में शीघ्र घुल जाती है, यह संपीड़न कर द्रव में बदल जाती है, यह कम दाब पर गैस में भी बदल जाती है। इसके पानी को शुद्ध करने में कम समय लगता है। इससे नवजात ऑक्सीजन भी मिल सकती है, यानी कि ये जलने में भी सहायक होती है। ठीक है, कौन सी? क्लोरीन गैस। आगे देखिए, पाइप आ गई भैया। अब पाइप देखो, टाइप्स ऑफ पाइप तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हैं। जैसे आपका पहला ही पाइप है ढलवा लोहे का पाइप, यानी कास्ट आयरन पाइप। ठीक है, देखिए इस पाइप में क्या होता है कि जो ये पाइप होते हैं ना, ये ढलवा लोहे के बने होते हैं और इनके अंदर और बाहर दोनों साइड क्या किया जाता है? बिटुमिन कोयला से, वो बिटुमिन जो लेयर होती है उससे पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, बिटुमिन की एक परत चढ़ाई जाती है दोनों साइडों से, जिससे ये मजबूत बन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पाइपों को ले जाने में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ढलवा लोहे के पाइप जो है थोड़ी सी ऊंचाई से गिरने पर ही टूट जाते हैं। ठीक है, तो इनको ले जाने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, आराम आराम से धीरे धीरे ले जाना चाहिए इनको। किसको? ढलवा लोहे के पाइपों को। ठीक है, और चित्र हो सकता है यहाँ दिख रहा हो तो मैं स्क्रीन पे, अगर मुझे ध्यान रहा तो मैं लगा दूंगा। आगे देखिए, पीवीसी पाइप आप सभी ने देखा है, घरों में यूज़ होने वाला पाइप, प्लास्टिक का पाइप जो पीवीसी पाइप होता है उसी को पीवीसी पाइप कहते हैं। ये पाइप अत्यधिक दृढ़ एवं मजबूत होते हैं। इन पाइपों पर कभी भी जंग नहीं लगती। भाई तुम्हें तो पता है कहाँ जंग लगती है। इनको आसानी से काट भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जॉइंट के द्वारा जोड़ भी सकते हैं इनको आसानी से। पाइप का व्यास यह 1.5 mm से 180 mm तक। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान होता है, पीवीसी पाइप जो होते हैं। ठीक है, अब आ गया स्टील के पाइप। ये पाइप हल्के व मजबूत होते हैं, इन पर कभी जंग नहीं लगती, उच्च ताप सहन करने वाले होते हैं। ठीक है, जिससे ये और ज़्यादा भारी हो जाते हैं। पाइप का व्यास इनमें वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जाता है।
इनमें वेल्डिंग होती है, ठीक है, वेल्डिंग के द्वारा इन्हें जोड़ा जाता है। आगे देखिए आप क्वेश्चन, ये इस्पात स्टील के पाइप हो गए, तीनों के मैं लगा दूंगा फोटो, देख लेना अगर मुझे ध्यान रहा तो। आगे देखिए आगे क्या है, कंक्रीट, हाँ कंक्रीट के पाइप देख लो ये भी फोटो देख लो कंक्रीट के पाइप का, ठीक है। तो ये कंक्रीट के पाइप होते हैं। इस प्रकार के पाइप में ये प्रकार के पाइप काफ़ी भारी होते हैं क्योंकि ये कंक्रीट के बनाए जाते हैं। ये सदैव प्रबल सीमेंट कंक्रीट के बनाए जाते हैं, इसलिए ये अधिक दाब सहन करने वाले होते हैं। ये प्रबलित कंक्रीट के बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ मजबूत और भारी है तो वो दाब तो वैसे भी ज़्यादा सहन कर लेगी। शीशे यानी लेड के पाइप, देखो ये जो पाइप होते हैं ये ज़्यादातर लैब वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है। रासायनिक लैब वगैरह में जो है इनका यूज़ होता है ज़्यादातर, किसके, आपके शीशे के पाइप, ठीक है। अब देखिए स्लूइस वाल्व क्या होता है। स्लूइस वाल्व क्या होता है, इन वाल्व को जल वितरण प्रणाली में जल के बहाव को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। ये वाल्व मुख्य वितरण लाइन में 2 से 3 केजी के अंतराल पर होते हैं तथा प्रत्येक क्रॉसिंग पर होते हैं। प्रत्येक कहाँ होते हैं, मोड़ और क्रॉसिंग पर होते हैं। इनके अंदर के वाल्व पीतल के बने होते हैं। इस वाल्व को ऊपर उठाने से पानी का प्रवाह चालू और नीचे गिराने से बंद हो जाता है। तो ये याद रखनी है बस आपको, ठीक है। स्लोइस वाल्व हो गया। आगे है वायु विमोचन यानी एयर रिलीफ वाल्व। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पाइप में जो है पानी के अलावा थोड़ी बहुत हवा भी चली जाती है। तो जब वो हवा प्रेशर बनाती है पाइप के अंदर जाके, तो पाइप को जो है नष्ट होने का जो खतरा रहता है, या तो जॉइंट ढीले हो जाए उसके, या कहीं और से फट जाए, ठीक है। तो इसी को दूर करने के लिए हम एयर रिलीफ वाल्व का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, एयर रिलीफ वाल्व का, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, देखिए एयर रिलीफ पानी के साथ साथ कभी कभी, अच्छा ये तो वो लिखा है जो मैंने बताया अभी, वही लिखा है, वही पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, यह वाल्व ढलवा लोहे का बना होता है जिसके ऊपर एक फ्लोट होता है, ठीक है। ये है जैसे कि ये फ्लोट होता है, ये फ्लोट। अब जैसे प्रेशर वायु ऐसे यहाँ पे आई तो ये उठ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, मैं यहाँ वीडियो लगा दूंगा इसकी, देख लेना आप। बना होता है जिसके अंदर फ्लोट लगा होता है। जब वायु के दबाव के कारण फ्लोट नीचे गिरती है तब नींव भी छिद्र से गिर जाती है और छिद्र खुल जाता है तथा शेष हवा बाहर निकल जाती है। पुनः बॉल में पानी भरने तैरने लगता है और छिद्र नोब डॉट स्वयं बंद ही कर देता है। इसकी वीडियो आप देख सकते हो, ज़्यादा देर की नहीं है, स्क्रीन पे लगा दूंगा मैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका रिलीफ वॉल्व यानी सुरक्षा वॉल्व। अब देखिए जब प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो जाए उसमें, किसमें, पाइप में प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो जाए, तब उसके जो है फटने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा, ठीक है। किसके, फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उस कंडीशन में हम किसे यूज़ करते हैं, उस कंडीशन में हम रिलीफ वॉल्व का यूज़ करते हैं। इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, जैसे ही पानी का प्रेशर ज़्यादा हुआ वो स्प्रिंग ऊपर उठ जाती है, पानी का प्रेशर निकल जाता है। ये वीडियो देख लो, ये वाली वीडियो आपको समझा देगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, आगे चलिए, आगे आगे नहीं है, ठीक है, यही है आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि पाइपलाइन के हस्तांतरण से क्या तात्पर्य है, इसको समझाइए। तो देखिए इसमें क्या है
कि जब हम कार्य करते हैं, तो जहाँ पे कार्य करते हैं, वो जो कार्यस्थल है वो पाइप स्टोर से काफ़ी दूर होता है कि नहीं? अच्छा, तो जब हम देखिए, अधिकतम कार्यस्थल पाइप स्टोर से काफ़ी दूर होते हैं। अतः पाइपों को कार्यस्थल तक ले जाने के लिए किसी यातायात वाहन की आवश्यकता होती है। जब पाइप को बस, ट्रक आदि के द्वारा उसमें चढ़ाया जाता है, तो इनके टूटने का भय बना रहता है। क्यों? क्योंकि ये पाइप किसके बने होते हैं भैया? कंक्रीट के या ढलुआ लोहे आदि के बने होते हैं। इसीलिए इन्हें चढ़ाने व उतारने में अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। कुछ पाइप इस्पात के भी बने होते हैं, जो कि मजबूत और टिकाऊ टिकाऊ होते हैं, इसीलिए इनको टूटने का भय नहीं बना रहता। तो इन्हीं पाइपों को क्या करते हैं हम, किसी यातायात वाहन द्वारा उस कार्यस्थल तक पहुंचाते हैं स्टोर से। तो इसी को हम कहते हैं पाइपलाइन का हस्तांतरण। ठीक है भैया। अगले देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपकी, पाइपलाइन में संरेखण का क्या तात्पर्य है, इसका विवरण दीजिए। पाइपलाइन में संरेखण का क्या तात्पर्य है, इसका विवरण दीजिए। अब देखिए, हमें जिस भी क्षेत्र में पाइपलाइन बिछानी होती है, उस क्षेत्र का सबसे पहले तो हम नक्शा बना लेते हैं, और उसी नक्शे में आपका जो है सब चीज़ दिखा देते हैं, जैसे बिजली लाइन, सीवर, ठीक है, ये सब चीज़ हम उसी नक्शे में दिखा देते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं कि नक्शे की जो मिड लाइन होती है, मध्य रेखा, उसको ज़मीन पे दर्शाते हैं और एक कील गाड़ देते हैं। फिर सर्वे यंत्र की सहायता से मध्य रेखा पर 20 से 30 मीटर की दूरी पर एक और कील गाड़ते हैं। लेकिन जब पाइप लगाते हैं, तो यह दूरी घटकर 7.5 से 15 मीटर तक की रह जाती है। खुदाई करते समय यह रेखा मिट जाती है, इसीलिए इसके दोनों ओर एक दो समांतर रेखाएं बनाई जाती हैं, और यही प्रक्रिया पाइपलाइन का संरेखण कहलाती है। ठीक है, यानी कि नाली जो पाइपलाइन बिछाने के लिए जो रेखा बनाई जाती है, ठीक है, उसी को हम पाइपलाइन का संरेखण कहते हैं। अब वो रेखा कैसे बनाई जाती है कि सबसे पहले तो उस क्षेत्र का नक्शा बनाया जाता है, उसी नक्शे में आप सब चीज़ दर्शा दोगे, सीवर वगैरह जितने भी हैं उसके, ठीक है। फिर उसमें से जो मध्य रेखा होगी, उस मध्य रेखा पर सर्वे यंत्र की सहायता से 20 से 30 मीटर की दूरी पे एक कील गाड़ दो। ठीक है, एक कील गाड़ दो, लेकिन जब पाइप लगाओगे तो ये दूरी घटे, कितनी रह जाती है? 7.5 से 15 मीटर रह जाती है। तो यही होता है आपका पाइपलाइन का संरेखण। आगे देखिए, पाइपलाइन बिछाते समय, मृदा की खुदाई करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, पाइपलाइन बिछानी है तो सबसे पहले हमें मिट्टी खोदनी पड़ेगी। मिट्टी खोदनी पड़ेगी, ज़मीन खोदनी पड़ेगी, तो वो कितनी? 1 मीटर तो चौड़ी होनी चाहिए और मिनिमम 30 सेंटीमीटर तो गहरी होनी चाहिए। 1 मीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर तक गहरी होनी चाहिए। ठीक है, पाइपलाइन बिछाने के लिए जो ज़मीन खोदी जाएगी वो। इसके लिए क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो वो देखिए, खुदाई करते समय मिट्टी को दोनों ओर डालना चाहिए, सही बात है। दोनों ओर डालो ताकि पाइप दोनों लंग से जो है दब जाए, दोनों साइड से दब जाए, ठीक है। आगे का, यदि मिट्टी नरम है तो खुदाई की तख्ताबंदी करनी चाहिए, ठीक है। खुदाई की क्या करनी चाहिए? तख्ताबंदी करनी चाहिए। यातायात में कोई व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए खुदाई के कारण। फिर अधिक आबादी वाले क्षेत्र में ज़्यादा लंबी खाइयों को खोदकर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे वगैरह गिरने का डर बना रहता है, ठीक है। जो ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र हैं, उसमें जो है क्या है कि जो खुदाई होती है उनको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, जानवर वगैरह गिर जाते हैं उसमें। आगे देखिए, खाइयों की गहराई भूमि तल से 1 मीटर रखनी चाहिए मैक्सिमम, ताकि यातायात वाहनों का बाहर का प्रभाव उन पर ना पड़ सके। किन पर? उन पाइपों पर। तो ये खुदाई करते समय कुछ सावधानी रखनी चाहिए। कितने? 5 पॉइंट हैं, ये पाँचों याद कर लेना। सेक्शन ये आपका खत्म हो चुका है, सेक्शन भी यहाँ से स्टार्ट है। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। देखिए, वेस्ट वाटर का मतलब सीवेज आ गए। अब सीवर और सीवेज में अंतर समझ लो। सीवेज तो होता है अपशिष्ट पदार्थ, और सीवर ये पाइपलाइन होती है, ठीक है। आगे देखिए, मल वहन या शुष्क पद्धति के लाभ और हानि। पहले तो यही समझो कि मल वहन पद्धति होती क्या है। मल वहन पद्धति में इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो है सीवेज को अलग अलग पाइपों से निकालते हैं, अलग अलग करके जो है निकालते हैं। अलग अलग कैसे? जैसे घरेलू अपशिष्ट अलग और वर्षा का जल जो है वो अलग, ठीक है।
और ये जो है मल वहन या शुष्क पद्धति, ये इसका पार्ट है, सीवेज समापन का पार्ट है, ठीक है। सीवेज समापन हम जब मल वहन पद्धति से करेंगे तो उसका समापन हम अलग अलग करेंगे, यानी कि जो आपका घरेलू अपशिष्ट होगा उसका अलग समापन किया जाएगा और जो आपका अदर अपशिष्ट होगा उसका अलग समापन किया जाएगा। तो सबसे पहले यही समझ लो कि सीवेज समापन क्या होता है। शहर में उत्पन्न सभी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करके उन्हें समाप्त करना सीवेज समापन कहलाता है। मैंने बताया सीवेज का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ, तो अपशिष्ट पदार्थों को समाप्त करना यानी सीवेज समापन हो गया। उसके बाद यह काम निम्न दो पद्धतियों द्वारा किया जाता है। पहला मल वहन या शुष्क पद्धति और दूसरा जल वहन पद्धति। मल वहन पद्धति में क्या होता है, देखिए इस विधि में अलग प्रकार के पदार्थों को अलग अलग प्रकार से इकट्ठा करके नष्ट किया जाता है। जैसे वर्षा के जल के अलग इकट्ठा कर लो, मलमूत्र को अलग और सूखा कूड़ा को अलग। तो मैंने बताया मल वहन पद्धति में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के पदार्थों को अलग अलग एक प्रकार से इकट्ठा करके इन्हें नष्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके लाभ क्या क्या हैं? इसके लाभ तो सबसे पहले ये देखो कि जब हम इस तरीके से किसी भी सीवेज को नष्ट करेंगे तो उससे जो खाद मिलेगा उसको हम खेती के लिए उपयोग में कर सकते हैं, ठीक है। और इस विधि में शुष्क शौचालय बनाने में कम लागत लगती है। इसमें अपशिष्ट का समापन कम लागत में हो जाता है, यानी खर्चा कम आता है। इसमें सीवेज के समापन में जो अपशिष्ट होते हैं उनके समापन में खर्चा बहुत कम आता है इस वाली पद्धति में। शुष्क शौचालय की सफाई पानी को नालियों द्वारा बहाकर कर दिया। अच्छा, शुष्क शौचालय की जो सफाई है वो पानी को जो है नालियों में बहाकर की जाती है। इस विधि में अपशिष्ट का समापन अच्छी तरह हो जाता है। तो ये तो लाभ हो गए इसके 5। अब इसकी हानि भी पूछी थी उसने। हानि क्या है? देखिए सबसे पहले इसमें बदबू आती है। शौचालय बदबूदार घरों से दूर बनाए जाते हैं और जिससे धूप और वर्षा में जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार मलमूत्र और नालियों के बहाने पर नाली सड़ जाती है, जिससे मक्खी मच्छर आदि उत्पन्न होते हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे हम उसको सीवेज को नाली में बहा देंगे तो नाली में बहा देंगे तो कई बार ऐसा होता है कि नाली सड़ जाती है और उसमें मक्खी और मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि बीमारियां बढ़ जाती हैं। शौचालय की सफाई केवल सुबह और शाम ही की जाती है, ठीक है। बाकी समय वहीं पड़े रहने के कारण बदबू फैल जाती है। तो ये 3 जो है इसकी हानियां हैं, इनको याद कर लेना। सीवेज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए सीवेज मेनली जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मेनली 3 प्रकार है। भूमिगत शिविरों में प्रवाहित अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर सीवेज निम्न प्रकार के होते हैं। जो सीवर होते हैं, सीवर सीवर मतलब नाली, नाली का यानी कि पाइप। सीवरों के आधार पे सीवरों में प्रवाहित जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके आधार पे जो सीवेज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला घरेलू वाहित सीवेज, औद्योगिक सीवेज और तूफानी सीवेज, ठीक है। आगे देखिए सीवरों की क्षमता क्या है? अब देखिए ये घरेलू वाहक तो जो घर वाले अपशिष्ट होते हैं और ये औद्योगिक मतलब जो इंडस्ट्रियल अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो औद्योगिक सीवेज हो गए। तूफानी सीवेज कौन से होते हैं? वे स्टॉर्म जो कि हवा वगैरह के द्वारा बहाकर उड़ाकर लाए जाते हैं। सीवरों की क्षमता, सीवर का मतलब पाइपलाइन जो होती है, नाली जो होती है उसकी क्षमता। देखिए सेपरेट सिस्टम में सीवर की क्षमता शुष्क ऋतु प्रवाह का 3 से 6 गुना होती है और कंबाइंड सिस्टम में यही क्षमता 2 गुना हो जाती है, ठीक है। किसकी तुलना में? शुष्क ऋतु प्रवाह की तुलना में। तो शुष्क ऋतु प्रवाह की तुलना में सेपरेट सिस्टम में सीवरों की क्षमता 3 से 6 गुना होती है तथा कंबाइंड सिस्टम में सीवरों की क्षमता शुष्क ऋतु प्रवाह की तुलना में 2 गुना होती है, ठीक है। सीवेज प्रणालियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं। एक तो हो गया आपका सेपरेट सेपरेट सिस्टम, फिर कंबाइंड सिस्टम और पार्शली सेपरेट सिस्टम, ठीक है। पृथक प्रणाली, संयुक्त प्रणाली और आंशिक पृथक प्रणाली। सीवेज प्रणाली यानी कि सीवेज का मतलब अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थों की प्रणाली क्या होती है, उनको कैसे हम दूर करते हैं, ठीक है। तो देखिए अपशिष्ट पदार्थों को शहर से बाहर निकालने के लिए भूमिगत सीवर बिछाए जाते हैं, जिसे सीवेज प्रणाली कहते हैं। ये निम्न 3 प्रकार की होती है। सीवेज प्रणाली का क्या मतलब है? हम अपशिष्ट पदार्थों को शहर से बाहर निकाल रहे हैं। अब बाहर निकालने हैं तो इसके भी तीन तरीके होते हैं। पहला होता है सेपरेट सिस्टम, फिर होता है कंबाइंड सिस्टम और फिर होता है पार्शली सेपरेट सिस्टम। देखिए सेपरेट सिस्टम में क्या होता है कि इसमें अलग अलग सीवरों को अलग अलग निकालते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत वर्षा के जल तथा घरेलू सीवेज को अलग अलग करके शहर से बाहर भेजा जाता है।
वर्षा के जल में बदबू नहीं होती और ये अनियमित मात्रा में उपलब्ध रहता है, इसलिए इसे शहर के बाहर भेजने के लिए बड़े सीवेज पाइप बिछाए जाते हैं। घरेलू सीवेज में बदबू होने के कारण भूमिगत सीवरों के द्वारा इसे बाहर भेजा जाता है। तो आया समझ में? सेपरेट सिस्टम क्या होता है? इसमें वर्षा के जल को घरेलू सीवेजों को अलग अलग पाइप से भेजा जाता है, और चूँकि वर्षा का जल ज़्यादा होता है तो इसलिए बड़ी सीवरों से भेजते हैं उसको, और ये जो होता है घरेलू अपशिष्ट, इसको जो है भूमिगत सीवरों से भेजा जाता है। संयुक्त कंबाइंड सिस्टम क्या होता है? इस प्रणाली के अंतर्गत घरेलू तथा सीवेज वर्षा के जल को एक ही सीवर द्वारा शहर से बाहर भेजा जाता है। इस प्रणाली का अधिकतम उपयोग कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, कंबाइंड का मतलब दोनों को एक ही पाइप से भेज दो। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पे वर्षा बहुत कम होगी। ठीक है, यानी वर्षा कम वाले एरिया में करेंगे। आंशिक प्रथम सीवेज क्या प्रणाली क्या है ये? इस प्रणाली के अंतर्गत केवल एक ही सीवर लाइन से वर्षा के जल तथा घरेलू जल को बाहर भेजा जाता है। इसमें घरों की सफाई व मलमूत्र के साथ घरों की छत पर उपलब्ध वर्षा का जल तथा सड़कों पर उपलब्ध वर्षा का जल एक ही सीवर पाइप द्वारा भेज दिया जाता है। तो ये पार्शियली सेपरेट सिस्टम हो गया, उसी तरह कंबाइंड सिस्टम की तरह। ठीक है, सीवर उपांग क्या होते हैं? संवातन चिमनी तथा मैन होल को समझाइए। सीवर उपांग यानी कि सीवर उपांग देखिए क्या होता है। सीवर लाइनों में सीवेज को ठीक ढंग से प्रवाहित करने तथा सीवर लाइनों पर कंट्रोल करने के लिए कुछ विशेष प्रकार का निर्माण किया जाता है, जिसे सीवर उपांग कहते हैं। तो सीवर उपांग का क्या काम है? सीवर जो लाइन है, सीवर उपांग का क्या काम है? जो सीवर लाइन है, सीवर पाइप जो है, उस पर कंट्रोल करना। ठीक है, उस पर कंट्रोल करना और उसमें जो सीवेज बहेगा उसको सही ढंग से प्रवाहित करना। तो ये इसका काम होता है सीवर उपांग का। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। अच्छा, जो संवातन चिमनी, अब ये संवातन चिमनी होती है, ये क्या करती है? ये दूषित गैसों को सीवर पाइपों से बाहर निकालती है। इसको हम सीवर पाइप से ये कनेक्ट कर देते हैं और फिर यहाँ से दूषित गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। ऊपर इसके ये जाली लगी होती है। ठीक है, क्या लगी होती है? जाली लगी होती है। और ये जो है संवातन, ये जो चिमनी है, चिमनी किसकी बनाई जाती है? एक तो ये कंक्रीट की भी बना सकते हैं और ढलवा लोहे की भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है, इस सभी प्रकार की दूषित गैसों को बाहर निकालने के लिए संवातन चिमनी का प्रयोग किया जाता है। यह ढलवा लोहे तथा सीमेंट कंक्रीट से बनाई जाती है। इसके शीर्ष पर एक जाली लगा दी जाती है और इसकी ऊंचाई अधिक से अधिक रखी जाती है ताकि निचले सिरे सीवर लाइन से जोड़ देते हैं। इसे जो है, हाँ, इसकी ऊंचाई जो है अधिक से अधिक रखेंगे ताकि बदबू जो है हमारे पास तक ना आ पाए, वातावरण में ना आ पाए। ये इसका डायग्राम है और डायग्राम देख लेना। मैन होल देखिए, सीवर जो पाइप होते हैं, सीवर जो लाइन होती है, उसमें नीचे तक जाने के लिए एक प्रवेश द्वार बनाया जाता है जिसे मैन होल कहते हैं। ठीक है, किसके लिए? निरीक्षण चेक करने के लिए। सीवर लाइन में उसका निरीक्षण करने के लिए नीचे तक जाना आवश्यक है, इसीलिए सीवर पाइप लाइन के ऊपर एक प्रवेश द्वार बनाया जाता है जिसे मैन होल कहते हैं। मैन होल बनाने के निम्न चरण होते हैं। पहला तो मैन होल कहाँ पे बनाए भाई? मैन होल वहाँ बनाएंगे जहाँ पे जो सीवर का ढाल में परिवर्तन हो, सीवर के व्यास में परिवर्तन हो, संगम के स्थान पे। ठीक है, जैसे कि संगम के स्थान पे कहाँ पे ये पाइप जा रहा है, कोई यहाँ से कोई पाइप आ गया, तो यहाँ पे हम मैन होल बना सकते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ हम मैन होल बना सकते हैं। तो संगम के स्थान पे मैन होल बना सकते हैं। और क्या है, सीवरों की दिशा परिवर्तन के लिए भी हम मैन होल बना सकते हैं। मैन होल की आकृति ये गोलाकार, आयताकार, ठीक है, और वर्गाकार होते हैं, बनाए जा सकते हैं। मैनहोल के निम्न भाग होते हैं। एक तो ढक्कन हो गया, प्रवेश शाफ्ट जहाँ से प्रवेश करेंगे, कार्यकारी कक्ष और अर्धगोलाकार ये क्या निकाला है? नाली, अर्धगोलाकार नाली। ठीक है, तो ये इसके भाग होते हैं। ये इसका डायग्राम है। डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिएगा और अगर और भी अच्छा देखना है तो किताब में देख लेना। ठीक है, ये है इसका प्लान है, ये टॉप व्यू है उसका। आगे देखिए, सीवेज शोधन की आवश्यकताओं से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीवेज शोधन की आवश्यकताओं को समझाइए तथा इसके शोधन के प्रक्रमों को बहाव आरेख द्वारा समझाइए। देखिए, अब मैं क्या करूँगा, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो अभी, अब इसी के बाद में मैं तुम्हें एक और वीडियो दे दूंगा। अब उसमें क्या होगा, जो भी इस नोट्स में हार्ड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो वो तुम्हें उस वीडियो में मिल जाएंगे और उसमें मैं तुम्हें ईजी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर देख लेना। इसको देखने के बाद में देखिए, सीवेज शोधन क्या होता है? सीवेज शोधन, सीवेज में अनेक प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ घुली होती हैं। सीवेज है वही, अशुद्धियाँ तो होंगी उसमें।
अतः इसे खुला छोड़ने पर ये वातावरण को दूषित करेगा, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सीवेज का शोधन करना अति आवश्यक है। सीवेज का शोधन मतलब उसको साफ करना। क्यों साफ करते हैं? बीमारियों से बचने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। ठीक है। सीवेज जिसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला तो सीवेज को सिंचाई के लायक बनाना, उससे खाद प्राप्त करना, रोगाणुओं को नष्ट करना, आयतन कम करना, बीमारी को कम करना, सांद्रता घटाना। ये सारे जो है सीवेज शोधन के उद्देश्य होते हैं। ठीक है। सीवेज शोधन के प्रक्रम 3 प्रक्रम होते हैं: प्रारंभिक, माध्यमिक और जैविक। प्रारंभिक माध्यमिक में क्या होता है? इस विधि में बजरी, बालू, मिट्टी, कागज के कण, कंकड़ आदि को पृथक किया जाता है, जिसमें चैम्बर स्क्रीनर और टैंक आदि होते हैं। अभी पीछे चित्र में दिखाऊंगा आगे। ठीक है। तो ये प्रारंभिक शोधन हो गया। इसमें क्या होगा? इसमें हम किसको दूर करेंगे भाई? अलग अलग करेंगे। किसको? हम इसमें जो है बजरी, बालू, मिट्टी, कपड़ा, कागज के कण, कंकड़ आदि को पृथक करेंगे, अलग करेंगे। इसमें 2 चैम्बर होते हैं, 2 बॉक्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं चैम्बर स्क्रीनिंग और टैंक। ठीक है। ये वाला टैंक हो गया, चैम्बर स्क्रीनिंग, ये 2 बॉक्स होते हैं इसमें। आगे है माध्यमिक शोधन। माध्यमिक शोधन में क्या है? इसके द्वारा सीवेज के महीन मृदा कणों, माध्यमिक में ध्यान रखना, पहले प्रारंभिक में क्या किया हमने? मिट्टी वगैरह, कंकड़ की कण, मोटी मोटी जो मृदा के कण हैं उसको अलग कर दिया हमने, अशुद्धियां जो मोटी मोटी उसको अलग कर दिया। अब उसके बाद में भी बचे उसके कोलाइडी कण, जो कि पानी को गंदा रखते हैं। फिर हम जो है माध्यमिक शोधन में क्या करेंगे? उन कोलाइडी कणों को हम दूर करेंगे। किसके द्वारा? किसी रासायनिक पदार्थ मिलाकर। ठीक है। रासायनिक पदार्थ मिलाए, रासायनिक क्रिया करके उसको दूर करेंगे। ठीक है। जैविक शोधन। अब देखिए जैविक शोधन में अब कोलाइडी कण हो गए। अब जो और भी ज़्यादा अति सूक्ष्म जो होंगे, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म कोलाइडी कण होंगे, ठीक है, उनको भी हम जो है जैविक शोधन के द्वारा अलग करेंगे। आई बात समझ में? तो ये 3 प्रक्रम होते हैं। ये इसका डायग्राम है। ठीक है। ये हो गया आपका प्रारंभिक शोधन, पहला स्क्रीनिंग और ग्रिट चैम्बर। ठीक है। 2 चैम्बर हो गए। फिर उसके बाद में माध्यमिक शोधन, इसमें माध्यमिक शोधन किया जाता है इन दोनों में। ठीक है। स्क्रीनिंग टैंक और अवसादन टैंक। ठीक है। फिर उसके बाद में हमें पानी मिल जाता है भूमि तल। आगे देखिए ट्रिकलिंग फिल्टर को चित्र सहित समझाइए। ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है? इसमें सीवेज को प्राथमिक उत्पादन करके भेजा जाता है। इसे छिड़काव फिल्टर के नाम से भी जाना है, क्योंकि ये सीवेज का छिड़काव करता है। ठीक है। छिड़काव फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर सीवेज का छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने से सीवेज अधिक देर तक वायु के संपर्क में रहता है, जिससे ऑक्सीकृत जल्दी हो जाता है। ठीक है। कार्यप्रणाली और बनावट की बात कर लेते हैं इसको। तो इन्हें वायु प्राप्त करने के लिए ऊपर से खुला हुआ आयताकार या गोलाकार बनाया जाता है। गोलाकार टैंक 20 से 30 मीटर तथा आयताकार टैंक 25 से 30 मीटर तक बनाए जाते हैं। सीवेज का छिड़काव आसानी से होने के कारण गोलाकार फिल्टर ही अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये इसका डायग्राम है, डायग्राम आप देख लेना। ठीक है। देख लिया? चलिए अब देखिए फिल्टर माध्यम क्या होता है। इसमें भी तो फिल्टर माध्यम होते हैं। फिल्टर माध्यम, इसमें ईंट के मोटे मोटे कण होते हैं, मोटे मोटे पार्ट होते हैं ईंट के बड़े बड़े टुकड़े का प्रयोग किया जाता है फिल्टर माध्यम में। बड़े बड़े टुकड़े व नीचे, बड़े बड़े टुकड़े नीचे और छोटे छोटे टुकड़े ऊपर रखा जाता है। सीवेज का छिड़काव करने पे एक परत जम जाती है, जिसमें अनेक प्रकार के रोगाणु होते हैं, तो सीवेज रिस कर नाली में इकट्ठा हो जाता है, जिससे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपका ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया। ठीक है। तो यही थे आपके इस WWE के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, 2 पार्ट में ये शूट की है वीडियो, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा, और एक बार अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएगी। और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए, मुझे पता है कौन सा नहीं आएगा और कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर देख लेना इसके बाद में। ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक